हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का यूनिट चल रहा था जो 15 मार्क्स का आता है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं: परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई, रेट ऑफ रिटर्न में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर और डेप्रिसिएशन। लास्ट वीडियो में हमने परपेचुटी कंप्लीट किया है और 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी से छोटे छोटे से टॉपिक हैं, फॉर्मूला बेस्ड। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लगेगी लास्ट में करते टाइम, तो बस आपको वो टाइम कंज्यूम करना है अपना और फॉर्मूले लर्न करने हैं और ये टॉपिक आपका इजीली हो जाएगा। 15 मार्क्स की वेटेज लेता है। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक करने लगे हैं, एक इस यूनिट का सिंकिंग फंड। ठीक है ना, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सिंकिंग फंड, जो कि एक्सरसाइज 12.2 होती है एमएल अग्रवाल में। तो छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी से फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले हैं, बस एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे से, मेनली तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है और फिर क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है ना, तो उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आज का ये टॉपिक खत्म करेंगे। सिंकिंग फंड क्या होता है, आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे ऐसा कुछ। देखो, अ सिंकिंग फंड इज अ फंड क्रिएटेड टू एक्यूमुलेट मनी ओवर द ईयर्स to discharge a future obligations, right? Like replacing an old machine by a new machine, renovation of house, expansion of business, etc. देखो लिखा भी हुआ है कि the problems of sinking fund can be solved by using the formulas of regular annuity studied in class 11th। क्लास 11th में आपने एन्युटी पढ़ा था, हमने परपेचुटी के टाइम पर भी ये चीज डिस्कस करी थी। तो सिंकिंग फंड सेम फॉर्मूला वही है एन्युटी की तरह ही। ठीक है ना, बट सिंकिंग फंड होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। फ्यूचर में होने वाला खर्चा, उसको अगर हम अभी से ही कुछ सेविंग्स करके रखें, उसके लिए सिर्फ एक मतलब किसी एक पर्टिकुलर काम के पर्पज से अगर हम कोई मनी सेव करते हैं तो उसको सिंकिंग फंड बोला जाता है। अब आप कहोगे कि सर सेविंग अकाउंट में भी तो हमारी मनी सेव होती रहती है, बट देखो सेविंग अकाउंट में हमारी मनी सेव होती है वो हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं, छोटे मोटे अपने खर्चे करने के लिए भी। बट सिंकिंग फंड के लिए जो अमाउंट हमारी जाती है उसको हम एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही खर्च करते हैं। जैसे मान लो हमें फ्यूचर में 20 साल बाद अपने हाउस का रेनोवेशन करवाना है, तो हम अपना पैसा सिंकिंग फंड में करते रहेंगे इंस्टॉलमेंट के थ्रू। अब वो डिपेंड करता है मंथली जाती है आपकी या फिर क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है या ईयरली है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है जी, ये मतलब होता है अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है और मुझे न्यू मशीन लेनी है, तो क्या होगा, नई मशीन लेने के लिए मैं अपना पैसा सिंकिंग फंड में अपना सेव करता रहूंगा, जिससे कि 20 साल बाद अगर मुझे न्यू मशीन खरीदनी हो तो मैं खरीद सकता हूं। बस ये होता है। जैसे मान लो कि किसी को अपनी डॉटर की मैरिज के लिए लोग पैसा मतलब जमा करते हैं लास्ट में, तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो सबमिट कर रहे हैं ना। अब कहीं अब आप बोलोगे कि सर ये तो फिक्स डिपॉजिट की तरह ही हो गया, मान सकते हो आप फिक्स डिपॉजिट की तरह ही, बट फिक्स डिपॉजिट भी क्या होता है कि आप कभी भी वो चीज फिक्स डिपॉजिट खत्म कर सकते हो। ठीक है ना, बट सिंकिंग फंड मतलब समझ लो फिक्स डिपॉजिट की तरह ही, मान लो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही होता है। फिक्स डिपॉजिट हम पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं करते हैं, बट सिंकिंग फंड स्पेशली वही होता है। बस इसका लॉजिक यही है, इसमें कोई इतना बहुत बड़ा कोई इसमें ऐसा नहीं है। तो एन्युटी हुज पेरियोडिक पेमेंट इज आर, पेरियोडिक पेमेंट वही है कि हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जारी है या जो भी हम पैसे इक्वल अमाउंट में जाती है, वो याद रखना है, मंथली हो क्वार्टरली हो जो भी हो। पेबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट। अब मेनली क्वेश्चन में आपको एट द एंड, ये देख रहे हो, एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट, पीरियड फॉर एन पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने किया है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल भी, 25 साल, हो सकता है कुछ भी, है ना। इंटरेस्ट रेट हमें दिया होगा R% पर पीरियड, आई हमें पता है वही R/100 करके हम निकाल लेते हैं। देन द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन विच कैन बी डिस्चार्ज इज, ये है इसका एक फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न ये वाला फॉर्मूला ही करना है। ठीक है जी, मेनली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर इसको अलग से लिखता हूं, देखो ए यानी कि अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलने वाली है, आर मतलब वही मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो जाएगी हमारी, मतलब वो हमारी पेरियोडिक पेमेंट। पेरियोडिक पेमेंट यहाँ पर अब मंथली हो क्वार्टरली हो, वो पेरियोडिक वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, 1 + i की पावर n -1 अपॉन में आई,
ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा हर क्वेश्चन में। बस ये एट द एंड वाले के लिए है, और मेनली सारे क्वेश्चन एट द एंड वाले ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन एट द एंड वाले ही हैं। बिगिनिंग वाला अगर हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला आपके लिए ये लिखा है, बस फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर 1 प्लस आई करके ऐड हो जाएगा और फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। बस ये कब है, जब पेमेंट मेड इन द बिगिनिंग का केस हो, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक में भी हमने जब परपेचुटी पढ़ी थी उसमें भी हमने एट द एंड और एट द बिगिनिंग का केस पढ़ा था, उसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। इस केस में एट द एंड ज्यादातर पूछा जाता है, एट द बिगिनिंग नहीं पूछा जाता, बट फिर भी सीबीएसई का कुछ नहीं पता, आप सेफर साइड के लिए उसको लर्न कर लो। दो ही फॉर्मूले हैं। ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपका, ये देखो, A इक्वल टू आर एस एन स्लैश आई, ये वाली पूरी वैल्यू आपको अगर एग्जाम में इस तरीके से गिवन आती है, ये वैल्यू एन्युटी टेबल में मिलती है, हमें नहीं देखनी, ना हमें इससे मतलब है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए आ जाएगा। अगर मान लो 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन गया और ऐसा ही कुछ पूछा गया सिर्फ, तो आप कहोगे कि ये कहां से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो सेफर साइड के लिए ये भी अपने माइंड में रखो। बट अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है तो फॉर्मूला आपको यही वाला लगाना है, यही वाला फॉर्मूला आपके यूज में आएगा और आपको वैल्यू भी पता चल जाएगी कि कैसे गिवन होगी, उसके बारे में क्वेश्चन में बात करेंगे। ऐसे ही बिगिनिंग वाले के केस में मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। और उस दूसरा वाला फॉर्मूला ये है, इसमें ये n+1 के ऊपर बार स्लैश आई होता है, ये भी एन्युटी टेबल में से मिल जाएगी वैल्यू, बट हमें नहीं देखनी है। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ये वैल्यू पूरी की पूरी निकाल के वो देगा क्वेश्चन में गिवन, सिर्फ आपको आर से मल्टीप्लाई करनी होगी और आपका ए आ जाएगा। ये सिंपल सी कहानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। एट द एंड पेमेंट का केस है या पेमेंट मेड इन द बिगिनिंग का केस है, मेनली आपको मैंने बताया है ये वाला यूज आता है क्वेश्चन में। हमारे पास भी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एट द एंड वाले हैं। एट द बिगिनिंग वाला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, आपके जो बुक है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स की हैंड बुक सीबीएसई वाली, उसमें दिया हुआ है एट द बिगिनिंग वाला क्वेश्चन, वो भी एक एग्जाम्पल में। और वो वाला क्वेश्चन उन्होंने इसकी हेल्प से सॉल्व किया हुआ है, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला फिर भी नहीं लगाया उसमें, तो कोई बात नहीं, आप लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला लर्न करने में, इजी सी बात है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम ही है, बस इसमें 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई करनी है, वो सारी वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन आएगी, क्वेश्चन में गिवन आएगी। सिंकिंग फंड का आपको फंडा समझ में आ गया। एक टॉपिक आता है कि सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन तो आपसे थ्योरी का तो नहीं पूछा जाएगा, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है कि सिंकिंग फंड एक पर्टिकुलर डेट से एक पर्टिकुलर डेट तक बनता है सिंकिंग फंड। जैसे कि अगर मैंने 5 साल के लिए बनाया, 10 साल के लिए बनाया, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया है कि मुझे हाउस का रेनोवेशन करवाना है, डॉटर की मैरिज है, या फिर कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में एक हाउस ही परचेज करना है, एक न्यू मशीनरी परचेज करनी है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्पस हो सकता है, ठीक है जी। कि हायर एजुकेशन की स्टडीज के लिए आपको अपने बच्चों को बाहर भेजना है, मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब समझ लो आप कि ये सिंकिंग फंड का एग्जाम्पल होता है। सेविंग अकाउंट तो क्या है, सेविंग अकाउंट तो नॉर्मल हमारे जो बैंक अकाउंट होता है उसमें जो हमारा पैसा रखा होता है वो सेविंग अकाउंट है। वो कोई मतलब वो तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है ना, वो तो मल्टीपल पर्पस के लिए है। हम जब चाहें जितना चाहें कैसे भी करके खर्च कर सकते हैं, कैसे भी करके पैसा निकाल सकते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस होता है सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट में, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एमएल अग्रवाल में 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है जी। आप पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ सकते हो, बहुत इजी से पॉइंट्स दे रखे हैं, जो मैंने आपको समझाए हैं वही लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है ना। तो एक फिक्स्ड टर्म के लिए अकाउंट होता है सिंकिंग फंड, सेविंग अकाउंट जो है लॉन्ग टर्म तक चलता है, ठीक है ना, क्लोज्ड कभी भी कर सकते हो उसको एनी टाइम। तो सेविंग अकाउंट को, तो ये आपको कहानी समझ में आ जाएगी। 4 पॉइंट छोटे छोटे से बने हुए हैं, आप अपनी बुक में उसको रीड कर लेना। हमारे मतलब का काम ये है, बस ये जो हमने पढ़ लिया, हम डायरेक्ट आ जाएंगे अब क्वेश्चन पर। चलो तो क्वेश्चन देख लो, आपके सामने है। अ कंपनी एस्टेब्लिश अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज 2,50,000 डेब्ट
मैच्योरिंग इन 4 years, कंट्रीब्यूशन इन द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो एट द एंड दिया ना, ज्यादातर एट द एंड ही बोला जाएगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट। ईच एनुअल डिपॉजिट का मतलब हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, और हमें ए दिया हुआ है। जो अमाउंट हमारी बननी है ना फ्यूचर में, वो हमें दिया हुआ है ये। आर वही है आपका कि 18% गिवन है आपको, तो आई निकल के आ जाएगा आपका 18/100। इसको पॉइंट में करना चाहते हो पॉइंट में कर लो, आपकी मर्जी है। चलो कर ही लेते हैं इसको पॉइंट में, है ना। 0.18। क्लियर है इतनी बात। ईच ईयर ही बोला है तो एनुअली है, तो ए इक्वल टू फॉर्मूला हर बार लिखना है आपको जिससे कि लर्न हो जाएगा। 1 + i की पावर n -1/i, तो 2,50,000 आ जाएगा यहाँ पर। आर तो हमें निकालना ही है। 1 + i यानी कि 0.18 की पावर कितना, कितना पावर है बताओ, 4 है, 4 इयर्स बोला है ना, अपॉन में 0.18। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जो कैलकुलेशन दे रखी है आपको, ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में गिवन आएगी। वैसे ये वैल्यू हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, बट वही है कि हमें नहीं निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसकी यहाँ पर, हमें ये वैल्यू एग्जाम में गिवन आएगी। तो ये 1.18 की पावर 4 -1। तो इजीली आप देख सकते हो इसकी वैल्यू गिवन है। यहां से आप 2 0 हटाना, इससे ये कट कर देना। ठीक है जी। कैलकुलेशन मैं बार बार बताता हूं कि कैलकुलेटर की हेल्प मत लेना, आप लोग मत लेना। हमें तो वीडियो बनानी होती है तो इस वजह से हम थोड़ा बहुत हेल्प ले लेते हैं। यहाँ से 1.939 -1। अच्छा यहाँ से ये वाली बात समझो, ये वैल्यू जो है ना, ये आपको एग्जाम में गिवन आएगी। जो वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी क्वेश्चन में, बस आपको वही लिखनी है। ठीक है ना। अगर आप लॉग टेबल से वैल्यू ढूंढोगे तो आपका आंसर थोड़ा बहुत वेरी करेगा। यहाँ पर आपके एमएल अग्रवाल में जो आंसर गिवन है लॉग टेबल से निकाले गए हैं, इस वजह से आंसर थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैच नहीं कर रहे तो डरना मत कि आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ गलती है। रीजन मैंने आपको समझा दिया। हम इस वाली वैल्यू की हेल्प लेके निकाल रहे हैं, आपकी बुक में लॉग टेबल से निकाला गया है, बट वही है अगेन कि आपको एग्जाम में ऐसे वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। तो 2500 इंटू 18 करेंगे तो 45,000 इंटू में आर, और ये चीज दोनों को माइनस करेंगे जब 1.939 -1 करेंगे तो 0.939 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आर की वैल्यू आप नॉर्मल इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 47,923। ठीक है जी, 47,923। .23, सॉरी 47,923 था, सही था, 23.32। तो ये आंसर आपका निकल के आ गया रुपीज में। ठीक है जी। तो इतनी अमाउंट हम हर साल सिंकिंग फंड में अगर देंगे, जो पेमेंट पेरियोडिक पेमेंट है वो इतनी देंगे, तो हमें 4 साल के बाद 2,50,000 रुपए मिलेगा इस रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है ना। तो ये सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट है। आपको वही है कि टर्म देख लो इसमें क्या क्या है, आई है, एन है, आर है, ए है। इन चारों में ही क्वेश्चन घूमेंगे बस। या तो ए पूछ लेगा, आर पूछ लेगा, आई पूछ लेगा, या फिर एन पूछ लेगा। आई का मतलब वही है रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, मतलब आर ही एक तरीके से मतलब हो गया। या एन भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, बट इजी आएगा। लास्ट में बस ये जो कैलकुलेशन है ना आपकी, बस थोड़ी सी ये ही डिफिकल्ट हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसी में ही आपको टाइम लगाना है, बाकी तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। और यहाँ पर जो वैल्यू निकालोगे सही करके आना एग्जाम में, नहीं तो हाफ मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है ना। चलो तो क्लियर है इतनी बात, आ गई होगी ये कहानी समझ आपको। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं आ जाओ। A person has set up a sinking fund so that he can accumulate
1 lakh in 10 years for his children's higher education. How much amount should be deposit every 6 month? इस बार ये बोला है, लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करे हर साल, तो 47,000 समथिंग जो हमने निकाला ये, इसमें वो ये कह रहा है कि हर 6 महीने के बाद वो जमा करना चाहता है, डिपॉजिट करना चाहता है, तो वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करे। इंटरेस्ट रेट भी हमें गिवन है, चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए हमें गिवन है 1 लाख रुपीस, ठीक है जी। आर तो हमें निकालना ही है, और एन हमें कितना गिवन है, एन देखो 10 इयर्स गिवन है, बट क्या 10 रखेंगे, नहीं। अब यहां पर मैं समझाता हूं ये हमने क्या करा है, समझ गए होंगे वैसे तो आप ये वाली बात, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये 5% पर एनम गिवन होता है, परपेचुटी में भी समझाया था ये, तो हमें यहां से उसको एवरी 6 मंथ कह रहा है ना, यानी कि हाफ ईयरली, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/में 40, ठीक है ना। 1/में 40 आ गया आपका, तो 1/में 40 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025। आपको इससे भी आइडिया लग सकता है, जो आपको वैल्यू गिवन आएगी ना उससे आपको आइडिया लग जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर जब हमने आई को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि एवरी 6 मंथ बोला था ना, हाफ ईयरली, तो नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो 10 साल बोले हैं, एक साल है, एक साल में तो 2 हाफ ईयरली होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे, 6-6 महीने, तो उस हिसाब से तो 10 साल में 20 हमारी जो है वो पेरियोडिक पेमेंट्स होनी चाहिए, तो इस वजह से 10 से मल्टीप्लाई करिए हमने, ये चीज याद रखनी है, गलती मत करना इसमें बस। ठीक है, तो A इक्वल टू R 1+i⁻n-1 अपॉन आई। ए वही है कि आपका 1 लाख गिवन है, आर ही निकालना है इसमें भी, 1+0.025 की पावर n यानी कि 20-1। देखो यहाँ पर क्या है, मतलब आपको देख लो मेहनत नहीं करनी पड़ रही कुछ भी, क्या मेहनत, ऊपर 20 लिखा है पावर में, आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा, है ना, है कितना, मतलब क्या है, मतलब क्या ही बोले, चलो जो भी है ना। और यहाँ पर भी देखो 1.025 है ना, आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि आई भी कितना निकल के आएगा, बस यही है, ठीक है ना। तो इनटू में 0.025, बस कैलकुलेशन करनी है आपने, तो बस उसमें जाएगा आपका जो टाइम जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, कि पावर 20-1, यहां से वैल्यू पुट करेंगे, ये 30 आ गया, 3 आ जाएगी ना, और इससे ये कट गया, तो ये आ जाएगा 2500 इक्वल टू में आर, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.637-1। देखो अब यहां से जो डिवाइड करना है ना, बस वही वही टाइम लेगा आपका, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.637, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2500 डिवाइड बाय 0.637, तो ये आ जाएगा 3924.64 रुपीज में, 3964.3924.64, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, क्लियरली आप देख सकते हो ये आपका आंसर आ गया। बस ये है जी, जो भी है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले में पुट करनी है चीजें, ठीक है ना, एट द एंड ही है, जो भी है एट द एंड ही चल रहा है, बिगिनिंग अगर होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप समझ जाना कि उसमें क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्वार्टरली का केस है, इस बार बोला है कि अ फर्म एंटिसिपेट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50,000 फॉर अ न्यू इक्विपमेंट इन 5 years. How much should be deposited quarterly in a sinking fund carrying 12% per annum compounded quarterly to provide for the purchase? क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड क्वार्टरली, वही है, सेम है कि ए निकाल, ए तो हमें दिया हुआ है 50,000,
आर हमें निकालना है, एन यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ईयर्स कह रहा है और क्वार्टरली बोल दिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था 10 का। आर दिया है 12%, क्योंकि ये पर एनम है तो हमें यहाँ पर क्वार्टरली कह रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज का साइन हटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 यानी कि 0.03। ठीक है जी, 0.03 आ गया आई की वैल्यू। नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला देखो क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो ए आ गया 50,000, 1 प्लस आई कितना है 0.03 की पावर 20 हो जाएगा, 5 मत कर देना, बस ये गलती मत करना, 0.03। यहां से भी सेम 50,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.03 में, इंटू में आर, यहां से देखो 1 प्लस 0.03 की पावर 20 की वैल्यू 1.803 माइनस 1, तो यहां से आ गया आपका 1500 इक्वल टू आर 0.803। ठीक है ना, तो बस आर की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी यहां से 1500 अपॉन में 0.803। सिंपल इसको कट कर लो, पॉइंट हटा के ऊपर 3 जीरो ले जाओ और उसके बाद फिर डिवाइड कर देना, एक ही बार में डिवाइड कर रहा हूँ बस सिंपल। इसे वो मत करना कि 2 से डिवाइड कर रहे हो पहले छोटा कर रहे हो या फिर किसी से करो, सिंपल डिवाइड करो क्योंकि आंसर पॉइंट में ही निकल के आना है, तो सिंपल एक ही बार में डिवाइड करो बस। 803, 1500 को डिवाइड करना है 0.803 से, तो ये आ जाएगा आपका 1867.99, 1867.99, इसको राउंड ऑफ करके 1868 लिख दिया। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू आपकी फाइनल आ जाएगी रुपीज में 1868। राउंड ऑफ करना चाहते हो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी छोड़ना चाहते हो तो भी छोड़ दो, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा इन चीजों पर। यहां भी छोड़ोगे आंसर पूरे मिलेगा, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर दोगे तो भी आंसर पूरा मिलेगा। ठीक है ना, मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी दिस एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स। वही है कि एक मशीन है जो कि 5,25,000 रुपीज की है और वो मुझे फ्यूचर में लेनी है 20 साल के बाद, तो जो मेरी ओल्ड मशीन है वो स्क्रैप में निकलेगी। स्क्रैप समझते हो ना, कि मतलब कबाड़ी जिसको बोलते हैं, मतलब जो स्क्रैप में जाती हैं वैल्यूज, समझ गए हो ना, पुराना जो पुराना माल खरीदते हैं, ठीक है ना, उसमें तो 25,000 स्क्रैप में जाएगी वैल्यू। तो ए क्या चाहिए मुझे, ए क्या होगा, क्या मुझे फ्यूचर में इतनी अमाउंट चाहिए होगी, नहीं, मुझे फ्यूचर में 5 लाख चाहिए होगा, क्योंकि 25,000 तो मेरी स्क्रैप में चली जाएगी ना वैल्यू, वो भी फ्यूचर में ही जाएगा, ये नहीं है कि अभी से ही बेच दिया। तो भाई साहब 10 साल 20 साल तक क्या करेंगे फिर हम, मशीन से बिजनेस कैसे करेंगे अपना। तो मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है 20 साल के बाद, तो सिंकिंग फंड मुझे 5 लाख के लिए बनाना है, तो उसके लिए आर क्या होगा ये मुझे निकालना है। कैपिटल आर, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, स्मॉल आर 5% पर एनम होता है ये, तो इसका मतलब आई कितना हो गया। अच्छा अब ये देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एवरी ईयर है क्या, हाँ एवरी ईयर है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेंटेज हटा के इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 0.05 आ गया। तो सिंपल यहां से ए की वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन में आई, तो 5 लाख। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी आपको कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी होती है। ठीक है ना, लॉजिक है इसके पीछे, आप समझ सकते हो, कोई हम इसको रट नहीं रहे हैं। एन कितना रहेगा, 20 ईयर्स रहेगा सीधा सीधा, क्योंकि इसमें तो एवरी ईयर ही है। तो सिंपल हमने यहां से 5 लाख की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1.05 की पावर 20 माइनस 1, यहां से आप 2 जीरो हटाओगे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 5 5 जा 25, 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू में आर, यहां से वैल्यू देख लो क्या है 2.6533,
वैल्यू मिलेगी एग्जाम में, टेंशन मत लो। तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25,000 अपॉन में, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 1.6533 आएगा। आएगा नहीं आएगा? बस इसको इससे डिवाइड करो, पॉइंट हटा के जीरो भेज देना ऊपर, उसके बाद डायरेक्ट डिवाइड करो। बस मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई 2 से काट रहे हो, 3 से काट रहे हो, वो सब काम मत करना, डायरेक्ट करो बस। 1.6533 तो यह आ जाएगा 15121, ठीक है ना? 15121 15121.27, तो 27 बस पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाल के हमने छोड़ दिया। पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाल के आप छोड़ देना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 15,121.27 रुपीज हमारी एवरी ईयर की डिपॉजिट जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या करना है इसमें। अच्छा ये भी सेम ही है कि न्यू मशीन 75,000 की लेनी है, स्क्रैप जो जाएगी मशीन 9600 की। तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो रिक्वायर होगा हमें, ठीक है ना? तो 75,000 माइनस 65,400 ये मुझे सिंकिंग फंड बनाना है। एवरी ईयर ही बोला है, आर है वही निकालना है इसमें। तो ज्यादातर आर ही पूछा जा रहा है अब तक, कोई बात नहीं, बट आपसे एग्जाम में मैंने बोला ना कि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे आई पूछे, ए पूछे या एन भी पूछ सकता है। तो आपका जो आई आ जाएगा वो आ जाएगा 6/100, यानी कि 0.06। 15 ईयर्स के लिए करना है, कर सकते हो आप। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना? इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पर आर आना है, ए इक्वल टू आर, तो ए 65,400 इक्वल टू आर तो निकालना ही है। मैं वैल्यू लिख देता हूँ सारी, बाकी तो आप ये काम कर ही सकते हो वैसे भी। ठीक है जी, इसको इधर भेज देना और फिर बस कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देना। 1 प्लस 0.06 यानी कि 1.06, और उसकी वैल्यू कितनी है, पावर 15 की वैल्यू 2.396 माइनस 1। चलो ये तो हो ही गया, अब बचा ही गया इसमें। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 1.396 आएगा इक्वल टू में आर। बस डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। अब तो हो ही गया आपका, ठीक है ना? बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहते हो वैसे कर दो, पॉइंट हटाओ नीचे भेज दो, यहाँ से पॉइंट हटाओ ऊपर भेजो, फिर जीरो को काट लेना जितनी कट जाए, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना नीचे 1396 से। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इजी तरीका यही है, डायरेक्ट निकालो। इन क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, स्पेशली जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का यूनिट है ना, इसके हर टॉपिक में बता रहा हूँ, डायरेक्ट कर दिया करो, लास्ट में मल्टीप्लाई करके डिवाइड, ठीक है ना? रिड्यूस विड्यूस करने के उसमें चक्कर में मत रहा करो कि उसको और काट कूट के कर रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये आपका टॉपिक सिंकिंग फंड वाला। A company sets aside a sum of 1,000 at the end of each year in a sinking fund, ठीक है? Assuming that the cost of machinery remains constant at the end of 10 years and the money earns 5% annum per annum, ठीक है, पर एनम है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। इस बार ए पूछा है, इस बार ए पूछा है, और स्क्रैप का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। होता तो वो देख लेते हम, बट यहाँ पर नहीं है। आर इस बार दे दिया 1,000 रुपीज, इस बार आर दे दिया, और ये हमें 5% पर एनम बोला है। अच्छा एवरी ईयर ही है क्या? एवरी ईयर ही है, बोलो कहां पर बोला गया है? पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, ठीक है, कहीं नहीं बोला गया तो एवरी ईयर ही है। तो आई आ गया आपका 5/100, यानी कि 0.05, ठीक है ना? एन आपका वही है कि 10 है। फॉर्मूला लगाते हैं, ए इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन
-1 अपॉन आई। ए हमें तो निकालना ही है इस बार, आर है 1000 रुपीज और यहाँ से 1 प्लस 0.05 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में 0.05। यहां से देखो, ये 2 जीरो हमने और ऊपर भेज दी और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 की पावर 10 माइनस 1। ठीक है जी। यहां से देखो कितना है, ये 1 लाख है ना। नॉर्मल इसको डिवाइड कितना है, ये 1 लाख ही तो है। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, तो ये 20,000 हो गया। मल्टीप्लाई में इसको करना है हमें, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1.629 माइनस 1। दोनों को माइनस करके बस 20,000 से मल्टीप्लाई करवा देना, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। सिर्फ यही है इसमें। ठीक है जी। ये आ गया आपका 0.629। ठीक है। सिंपल क्या करो, पॉइंट हटा के यहाँ पर 30 ले लो और इससे ये खत्म कर दो और डायरेक्ट फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब तो इजी होगी ना कैलकुलेशन ये। तो 6 to 9, 20 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 6 to 9 में, तो बस ये तो आप कर ही सकते हो इजीली। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 12,580, तो रुपीज में आ जाएगा अमाउंट 12,580। 12,580 रुपीज अमाउंट हमें चाहिए होगी, जो फ्यूचर में हमें मिलेगी मशीन के लिए। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। 10 years ago मिस्टर मेहरा सेट अप अ सिंकिंग फंड टू सेव फॉर हिज डॉटर हायर स्टडीज। एट द एंड ऑफ 10 years ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस। इतनी अमाउंट रिसीव हुई, इतनी अमाउंट रिसीव होगी 10 साल के बाद डॉटर्स की हायर स्टडी के लिए। व्हाट अमाउंट डिड ही पुट इन दिस सिंकिंग फंड एट द एंड ऑफ एवरी 6 month, एवरी 6 month फॉर द टेन्योर विच पे हिम। एन क्या होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, कितने 10 साल के लिए है। एवरी 6 मंथ इसका मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर हो गए, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 20 होगी। आर यहाँ पर हमें 5% पर एनम है, क्योंकि उसने बोला है एवरी 6 मंथ, तो यहां से मुझे 5 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज है तो 100 भी लगा दिया मैंने। ठीक है ना। तो यहां से आपका ये जो बना, इसको कट कर लेते हैं ना, 1 अपॉन वही आएगा 40, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.025 आएगा। अभी पहले भी करी थी हमने ऐसी कैलकुलेशन। तो बस इसको नॉर्मली सॉल्व करो, बाकी तो सारा काम सेम है। अभी तो फिलहाल हम फॉर्मूला लिखते हैं, पहले फॉर्मूला जरूर लिख के आना एग्जाम में, हाफ मार्क्स तो इसी के मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर 20 क्यों हो गया वो आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई 0.025, 1 प्लस 0 पॉइंट, इसको ऐड कर लेते हैं ना डायरेक्ट बस सीधे, 1.025 की पावर 20 माइनस 1। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हम खुद कर सकते हैं, ये तो हमें गिवन ही आएगी और ये भी आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। अब यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट है ये, बट लास्ट में ही तो करोगे ना ये, तो बस इतना तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन है नहीं है। इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी करो। यहाँ से पॉइंट हटा के 0 कर लो, ठीक है ना, फिर उसको 25 से कट कर लो। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। देखो 3 0 आ गई, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कटा तो 4 आ गया, 4 से इसको कट देना, ऐसे भी कर लो, इजी हो गया। लो अब r की वैल्यू 4 से उसको डिवाइड कर दो और फिर इसको नीचे ले जाओ। तो डायरेक्ट ही कर लेता हूं पहले मैं, फिर एक साथ करूंगा सॉल्व। जब इसको भी नीचे लेके गया तो 0.6386,
4 से तो ये डायरेक्ट कट जाएगा लग रहा है हमें, और उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। तो आप क्या करो, या तो आपको आता है तो डायरेक्ट कर लो आप, नहीं तो फिर उनकी मल्टीप्लाई करके वैसे कर लेना, आपकी मर्जी है। 102176 डिवाइड बाय 4, तो 25544। इसको जब कट कर रहे हैं तो 25544 आ रहा है। अब इसको इससे कट कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड बाय 0.6386, 40,000 एग्जैक्ट आ गया 40,000। तो 40,000 की डिपॉजिट जो हम करेंगे एवरी 6 मंथ के बाद, तो इस इंटरेस्ट रेट से हमें जो 10 साल के बाद इतनी अमाउंट सिंकिंग फंड की मिलेगी। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में हो या फिर पास्ट ईयर्स के पेपर में हो, पूछा गया है सिंकिंग फंड में से क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, ठीक है ना। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है आपका। इस वजह से ये मत सोचो कि अभी टाइम बचा लेते हैं और कैलकुलेटर से कर लेते हैं या फोन की हेल्प में कैलकुलेटर खोल के कर लेते हैं। इस समय कर लोगे, एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम आएगी, 3 घंटे में एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेशर भी होता है एग्जाम का। तो बिल्कुल लाइट वे में बैठो, कैलकुलेशन को इजी बनाओ, दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो कैलकुलेशन पर, क्योंकि एकदम आपका अगर ध्यान कहीं और गया तो कैलकुलेशन की गलती हो जाएगी, बस वो गलती नहीं करनी है। सिंकिंग फंड का टॉपिक खत्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक ईएमआई। ईएमआई जो आपको पता है क्या होती है, बहुत आजकल तो मतलब ईएमआई सबको ही पता है क्या होता है, ठीक है ना, मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होती है हमारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चलो तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को हर जगह, ठीक है ना। जिसको जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, अप्लाइड मैथ्स के बच्चे जितने भी हैं सबको भेज दो। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट भी कर दिया करो, आपकी मर्जी है, कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है जी। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।